हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरी प्यारी महिला सल्ती, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये है आज की हमारी क्लास 25, जिसमें हम पिंडावस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिंबावस्था क्या होती है उस चीज़ के बारे में आपको बता दिया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम महिला परिवीक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अभी जो शेड्यूल रिलीज़ हुआ है उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स नहीं हैं, और आज के न्यूज़पेपर में एक और चीज़ आई है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये शेड्यूल को हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। ओके, तो आचार संहिता ख़त्म करने का होने का वेट करिए। इसके बाद में हम सभी जो भी ऑनलाइन वाले टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी शेड्यूल में जारी करवाइए इसके लिए, है ना। तो बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। मैं भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रख रही हूँ, और आप लोगों के साथ में जो भी पूरे नोट्स है वो शेयर कर रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करेंगे पिंडावस्था की। पिंडावस्था क्या होता है? पिंडावस्था जिसे हम भ्रूणीय अवस्था भी कहते हैं और इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज भी कहते हैं। इसके अगर टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 सप्ताह से के बाद से 2 माह तक के का समय होता है। अगर कुल समय की बात करें तो ये 8 वीक का समय होता है ना। 8 सप्ताह तक के का जब बच्चा होता है तो उसे किस अवस्था में कहते हैं? पिंडावस्था में कहते हैं। अब जो जाइगोट जो बनता है वो फिलोपियन ट्यूब से कहाँ चले जाता है? गर्भाशय में चले जाता है, यूरेटा में चले जाता है। कल मैंने आपको बताया था ये ओवरी है, जिसे हम एग सेल भी कहते हैं। ये फिलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे क्या होता है, जब स्पर्म और अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं, किस में मिलते हैं? फिलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। तो एक क्या बन जाते हैं? भ्रूण बन जाता है। वो भ्रूण कहाँ चले गया है? आपके मतलब महिला के इसमें गर्भाशय में चले जाता है। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। ओके, तो टाइम पीरियड आप याद रखेंगे कि ये 8 सप्ताह का होता है, मतलब 2 सप्ताह से लेके 2 माह तक के का, 2 to 2, है ना। 2 से 2 मतलब कि 2 वीक से 2W to 2M, ये चीज़ याद रखेंगे, भ्रूणीय अवस्था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ देखो, स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं ना। जाइगोट फिर क्या होता है? जाइगोट किस में डिवाइड हो जाता है? समसूत्री विभाजन में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि माइटोसिस प्रोसेस होती है, उसमें सेल्स का डिवीज़न होता है। डिवीज़न होना मतलब टूटना। सेल क्या होती है? टूटती जाती है। जितने टाइप में से मनुष्य के शरीर में, मनुष्य का शरीर कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है, मल्टी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स होता है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताया है ना। तो मतलब मनुष्य के शरीर में कैसी सेल्स कैसी होती है? अनगिनत होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो ठीक है, तो भ्रूण जो है वो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। मतलब एक कोशिका, उसके अंदर और अनेक हजारों कोशिकाएं होती हैं। मतलब जो एक कोशिका होती है वो टूटते जाती है और वो बहुत सारे सेल्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब सेल्स बनती है, ठीक है, सेल्स से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। एक सेल बनी, सेल से टिश्यूज बने, उत्तक बने, उत्तक से अंग बने, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से बॉडी बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? पूरा भ्रूणीय अवस्था की प्रोसेस फॉलो होती है। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? माइटोसिस की प्रोसेस होती है। आगे बात करते हैं हम। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो सेल है, भ्रूण जो है वो बहुत सारे अनगिनत सेल से मिलकर बना होता है। तो ये जो अनगिनत सेल है, ह्यूमन बॉडी जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। अब 3 लेयर्स में कैसे डिवाइड होती है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेंटर का एरिया है, उसके बाद में ये मध्य का भाग है, और ये बाहरी भाग है। 3 प्रकार के भाग होते हैं इसमें। ठीक है, 3 प्रकार के भाग होते हैं। तो सबसे जो बाहर का भाग है उसको क्या बोलते हैं? एक्टोड्रम, एक्टोडेरम बोलते हैं। फिर सेंटर वाले भाग को मध्यस्तर या फिर मीसोडेरम बोलते हैं। लास्ट वाले भाग को एंडोडेरम से बोलते हैं, मतलब कि अंत स्तर बोलते हैं। तो ये आप लोग ने देख लिया, इसके कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। अब हम तीनों स्तर को डिटेल वे में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, बाहर स्तर क्या होता है? एक्टोडेरम क्या होता है? एक्टोडेरम का कार्य क्या होता है? मतलब कौन कौन से चीज़ों को हम एक्टोडेरम बोलते हैं? मतलब कि जो स्किन, जो मनुष्य के बाहरी भाग दिख रहा है वो क्या कहलाता है? बाहरी स्तर में आता है, बाहर स्तर में आता है, जिसे हम एक्टोडेरम भी कहते हैं। ठीक है, तो मानव की त्वचा, स्किन्स हो गई, हेयर हो गए, नाखून हो गए, बालों की ऊपरी स्तर हो गया, या फिर अंगों का ऊपरी स्तर हो गया, फिर या फिर दांत हो गए।
ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये किस में आ जाते हैं, ये बाहरी स्तर में आ जाते हैं। बाहरी स्तर का कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है इनका, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी के आंतरिक अंगों को बचाने का काम करता है। ठीक है, जब तक कि आपकी बाहर की स्किन अगर सेफ़ है तो अंदर की स्किन भी सेफ़ होगी। अगर आपकी बाहर की स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाती है, अंदर भी चले जाती है और अंदर की प्रॉब्लम्स बाहर भी आती है। तो अब हम बात करेंगे मेसोडर्म की। मेसोडर्म की अगर मैं बात करूँ, मध्य स्तर में क्या होती है, मांसपेशियाँ होती है। अब मांसपेशियों का विकास कैसे होता है, मांसपेशियों का क्या कार्य होता है, ये देखते हैं। शरीर के मध्य में पाए जाने वाले ऑर्गन का निर्माण करता है। ठीक है, शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनका निर्माण कौन करता है, मांसपेशियाँ करती हैं, मध्य स्तर से होता है। ब्लड या फिर फ्लूइड का निर्माण करते हैं, तरल चीज़ों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन के मध्य भागों का निर्माण करते हैं। ओके, ये किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन के बीच के पार्ट्स का या फिर जो अंग होते हैं उनका निर्माण करते हैं। ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं और इनका कार्य क्या होता है, ऑर्गन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कनेक्ट करना। पूरा जितना भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कनेक्टेड होता है ना। अगर किसी का कुछ भी टूटा फूटा तो समझ लो वो गया काम से, ख़त्म कहानी उसकी। फिर वैसे ही अगर कोई मशीन की अगर हम बात करें, अगर उसको स्विच एक भी चीज़ ख़राब होती है, एक बटन भी ख़राब होती है, कुछ भी ख़राब होता है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। वैसे ही और शरीर भी होता है, अगर हमारे शरीर का एक भी अंग अगर टूटा या फिर ख़राब हो जाता है, जो भी हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाती है, किसी के पैरों में दर्द होता है, किसी के हाथों में दर्द होता है, किसी की उंगलियों में दर्द होता है, किसी को पैरालिसिस होता है, कई प्रकार की बीमारी होती है, कई प्रकार की डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से अगर व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं होता है तो वो एक दूसरे ऑर्गन से क्या नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता है, उसे सर्वाइव करने में प्रॉब्लम जाती है ना। तो आप लोग ने देख लिया कि मध्य स्तर का क्या कार्य होता है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, मध्य स्तर शरीर के मध्य में पाए जाने वाले ऑर्गन्स का निर्माण करता है। दूसरी चीज़ ये फ्लूइड या फिर ब्लड का निर्माण करता है। तीसरा चीज़ ये ऑर्गन्स के मध्य भागों का निर्माण करता है। चौथा ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बाह्य अंतर स्तर का क्या कार्य होता है। एंडोस्ट्रम का क्या कार्य होता है, शरीर के आंतरिक अंगों को आंतरिक भागों का निर्माण करना। मतलब कि शरीर के अंदर जो अंग है उनका क्या करना है, इसका भी कार्य वही होता है, निर्माण करना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पाचन प्रणाली, उसमें क्या होता है, स्टमक होता है ना। पूरा का पूरा ये सिस्टम्स होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, और 2-3 सारे क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, जिसके बारे में हम साइंस में रीड करते हैं। ओके, तो अब एक सिस्टम तो एक है, बट उस सिस्टम में बहुत सारे और भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, उसमें लीवर हो गया, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। एक ही चीज़, मतलब एक ही चीज़ बहुत सारी चीज़ों से एक चीज़ बनती है, और वो उस एक चीज़ से फिर बहुत बड़ी बॉडी का निर्माण होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, मतलब कि अंदर के जो भी एक सिस्टम है उसका जो भी अंग है उसका निर्माण करता है। ठीक है, जैसे श्वसन प्रणाली, अभी मैंने बताया आपको, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, ऑर्गन्स होता है, उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होते हैं, है ना। हमने तो नाम दे दिया रेस्पिरेशन सिस्टम, लेकिन उसमें लंग्स होते हैं। लंग्स भी डिवाइडेड होते हैं 2 टाइप्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। वैसे ही मतलब कि सबसे कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर के ऑर्गन्स का क्या करता है, ये निर्माण करता है। ओके, तो देख लिया आपने तीनों चीज़ें, क्या क्या देखा हमने। जो भ्रूण होता है वो 3 लेयर्स में मिलकर बना हुआ था। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो किससे 3 लेयर्स में मिलकर बनी होती है, बाहरी स्तर, मध्य स्तर, अंतः स्तर। ओके, बाहरी स्तर में क्या होता है, जो स्किन में जो शरीर में जो भी बाहर दिख रहा है वो सारी चीज़ें आती हैं। अंतः स्तर में शरीर के अंदर में जो भी निर्माण हो रहा है वो आता है मध्य स्तर में, और अंतः स्तर में जो शरीर के अंदर ऑर्गेनिक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो चीज़ें आती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा है, एक नवजात शिशु है जो कि बड़ा हो रहा है या फिर छोटा ही है ना, छोटा ही है, देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होंगी, कोशिकाएं, सेल्स बनेगी, सेल्स जिसे हम कोशिका कहते हैं। और सेल्स का जब विभाजन होता है उसके बाद में टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। टिश्यू के बाद वो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद में ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर बॉडी बनता है। ओके, तो इस टाइप से एक ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनी होती है। ओके, आगे बात करते हैं हम शिशु का विकास। शिशु का विकास कैसे होता है। शिशु के विकास की अगर मैं बात करूँ तो फेटल डेवलपमेंट, मतलब 2 माह के बाद से जन्म के पूर्व तक बालक का विकास, है ना। जन्म के 2 माह, जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है, जब बच्चा 2 माह का हो गया, पिंडावस्था में तो वो 2 माह तक के का रहता है ना, तो 2 माह के बाद तक के, जन्म के पूर्व तक के का विकास क्या कहलाता है, फेटल डेवलपमेंट या फिर शिशु का विकास कहलाता है।
देखो क्या बोला है, 2 माह के बाद से 6 माह तक के वो कंप्लीट बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। एक बच्चे की जब वो माता के गर्भ में रहता है 2 माह से 6 माह तक की कंप्लीट बॉडी तैयार हो जाती है। अब ढांचा तो बन गया, अब ढांचा बन गया तो फिर क्या होता है, 6 माह से 9 माह तक के 10 दिन तक के बॉडी के वेट गेन, वजन की में वृद्धि होने जाती है। अंत में बच्चा जन्म ले लेता है। ओके, अब बॉडी बन गई, बॉडी बनी, उसके बाद में उसके पूरे ऑर्गन्स मतलब 6 मंथ के बाद ही डेवलप होते हैं, है ना। 6 मंथ के बाद में ऑर्गन्स क्या होने लग जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं, मतलब वो बड़ा आकार लेने लग जाते हैं। अब ऑर्गन्स बड़ा आकार लेने लग जाएंगे तो उनकी बॉडी, उनका जो वजन है वो ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। अगर एक अच्छा हेल्दी बेबी होता है तो वो कितने किलो का होता है, 3.6 kg का होता है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताया हुआ है। तो बच्चा क्या होता है, जब 3.6 kg का बर्थ लेता है तो वो एक हेल्दी बेबी कहलाता है। ओके, तो जैसा आपने देखो, अगर हम एक घर से इसके कंपेयर करें तो क्या होगा, घर से कंपेयर, एक नींव डाले, है ना, नींव डालेंगे तभी तो मकान बनेगा। वैसे ही भ्रूणावस्था में बच्चा जाता है और उसके बाद में एक बॉडी के फॉर्म में वो डेवलप होके बर्थ लेता है, जन्म लेता है। यहाँ पे देख लीजिए, गर्भकाल के टाइम बच्चा हाथ पैर हिलाता है, हम इसे फैटर्नल एक्टिविटी कहते हैं। जब बच्चा गर्भकाल के समय में, जब वो गर्भावस्था में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो वो क्या करता है, हाथ पैर हिलाता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, फैटर्नल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। बालक को पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मैंने आपको पहले बताया है, आपके द्वारा। और वो जो भोजन है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, माता के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसने क्या करना चाहिए, हेल्दी भोजन या फिर हेल्दी फूड, हेल्दी न्यूट्रिएंट लेना चाहिए। ओके, माता का अतिरिक्त पोषण लेना चाहिए, माता को अतिरिक्त पोषण लेना चाहिए। मैंने आपको ये चीज़ बार बार बताया हुआ है। देखो, आप अभी से ये चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपको आगे चल के ये चीज़ें याद रहेगी कि हमने क्या पढ़ा था और हमें इसे कैसे अप्लाई करना है लाइफ में, कैसे हमको, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको हमको शिक्षा कैसे देनी है। अर्बन एरिया में तो ठीक है, शहरी क्षेत्रों में ठीक है कि लेडीज़ जो होती है, महिलाएं जो होती है वो वेल एजुकेटेड होती है, बट हम कहाँ पे शिक्षण देंगे, मतलब वो तो डिपेंड करता है कि पोस्टिंग कहाँ होती है ना। मैंने तो अभी से ख्याली पुलाव बना लिया है कि मतलब कहीं भी जाना है, मतलब होने ही वाला है अपना सिलेक्शन, है ना। ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। तो ज़्यादातर हमको किसको गाइड करना होगा, जहाँ पे भी आप महिला पर्यवेक्षक बन के जाएंगे तो आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र मिलते हैं, रूरल एरिया मिलते हैं, वहाँ की महिलाओं को कम नॉलेज होता है अगर कंपेयर करें हम अर्बन एरिया की लेडीज़ से। ओके, तो उन्हें अच्छे से गाइड करना होता है कि कैसे वो अपने हेल्थ का ख्याल रख सकती हैं। आगे बात करते हैं, गर्भकाल में बालक को निम्न चीज़ें प्रभावित करती है। देखो, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, अगर महिलाएं कुछ गलत चीज़ें कर रही हैं, उनकी अगर गलत आदतें हैं तो वो बच्चे पे इफ़ेक्ट करती है। ओके, जैसे कि धूम्रपान करती है, मदिरा करती है, ड्रग्स करती है कोई महिला, तो उसका बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ेगा, महिलाओं पे पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, तो उन्हें समय समय पर टीका, जो भी टीकाएँ लगते हैं, टीका लगता है माता को, वो लगाना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, है ना। एंड पोषण की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारी चीज़ें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, अपने भोजन में लेना चाहिए। बाहर के चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, ब्रेड पकौड़ा नहीं खाना है, पानी पूरी नहीं खाना है, और क्या नहीं खाना है, समोसा नहीं खाना है, भाजी बड़े नहीं खाना है, चाउमीन नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें 9 मंथ तक के अवॉइड करना रहता है। अब बात करते हैं माता की आयु क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 25 से लेकर 33 ईयर तक की जो एज होती है वो एक हेल्दी एज कहलाती है, जब माता क्या होती है, गर्भावस्था में होती है। इसके बाद की भी एज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि ये एज जो है वो हेल्दी होती है। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी डाउट्स हो कमेंट करिए, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए मुझे। पूजा जी जो है वो हमेशा कमेंट करती है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है वो, तो थैंक यू पूजा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।